कहानी की शुरुआत एक खौफनाक मंजर से होती है, जहां सीधे साधे पुलिस ऑफिसर जोंग गू को सुबह सुबह एक ऐसे घर में बुलाया जाता है जिसे देखकर किसी के भी होश उड़ जाएं। एक पूरे परिवार का बेरहमी से कत्ल हो चुका था। कातिल वहीं घुटनों के बल बैठा था, जिसके पूरे शरीर पर डरावने छाले और उबलते फोड़े थे। उसकी आंखें किसी इंसान की नहीं बल्कि खूंखार जानवर जैसी लग रही थीं। कमरे के अंदर अजीब काले जादू के निशान थे। सूखी खोपड़ी जैसी जड़ी बूटियां लटक रही थीं और ऐसा लग रहा था मानो किसी शैतानी ताकत को बुलाया गया हो। जोंग गू अभी इस सदमे से निकला भी नहीं था कि पूरे गांव में एक अफवाह फैल जाती है। लोग कहते हैं कि जब से जंगल के उस पार पहाड़ों के बीच एक रहस्यमयी जापानी बुढ़ा रहने आया है, तभी से गांव पर यह आफत टूटी है। जोंग गू का पार्टनर बताता है कि एक शिकारी ने उसे लाल आंखों और अधनंगे बदन में मरे हुए हिरण का कच्चा मांस खाते देखा था। जोंग गू इन बातों को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर देता है, लेकिन उसी रात उसे एक डरावना सपना आता है। वही लाल आंखों वाला जापानी बुढ़ा उस पर हमला करता है और जोंग गू घबराकर नींद से जाग उठता है। अगले ही दिन एक और घर जलकर राख हो जाता है, जहां एक औरत अपने ही परिवार को चाकू से गोद कर मार देती है। वहीं जली हुई लाशों के बीच उसे सफेद कपड़ों में लिपटी एक रहस्यमयी लड़की मिलती है। वह कांपती आवाज में कहती है कि वह जापानी बुढ़ा इंसान नहीं बल्कि एक भटकती हुई रूह, एक शैतान है। अगर उसे नहीं रोका गया तो अगला नंबर जोंग गू के परिवार का होगा। ये सुनकर उसका दिल बैठ जाता है, क्योंकि उसी समय उसकी मासूम बेटी ह्योजिन की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। वह दर्द से तड़प रही थी और जब जोंग गू उसके पेट पर नजर डालता है तो वहाँ भी वही डरावने छाले उभर चुके थे जो पहले कातिल के शरीर पर थे। अब उसे यकीन हो जाता है कि यह कोई साधारण बीमारी नहीं बल्कि उसी शैतानी ताकत का साया है जिसने पूरे गांव को मौत के मुंह में धकेल दिया है। बेटी की हालत देखकर जोंग गू का डर गुस्से में बदल जाता है। वह बिना देर किए अपने एक साथी पुलिसकर्मी और जापानी भाषा जानने वाले एक कोरियन प्रीस्ट को साथ लेकर सीधे उस रहस्यमयी जापानी बुढ़े के ठिकाने पर पहुंचता है। घने और सुनसान जंगल के बीच छिपा वह घर किसी डरावने अड्डे से कम नहीं था। घर की तलाशी लेते हुए उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती। एक कमरे की दीवारों पर गांव के उन सभी लोगों की तस्वीरें टंगी थीं जो हाल ही में मारे गए थे या पागल हो चुके थे। उन तस्वीरों में उनकी मौत से पहले और बाद की हालत साफ दिखाई दे रही थी। सस्पेंस तब और गहरा जाता है जब दूसरे कमरे में उन्हें काले जादू का एक बड़ा वेदी मिलता है। वहाँ काले बकरे का कटा हुआ सिर, अजीब हड्डियां और भगवान बुद्ध की कटी हुई मूर्ति लाल धागों से बंधी हुई थी, मानो कोई हर पवित्र चीज का अपमान कर रहा हो। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ और सुराग जुटा पाते, बाहर अचानक भयानक गर्जना सुनाई देती है। जापानी बुढ़ा एक विशाल और खूंखार शिकारी कुत्ते के साथ वापस लौट आता है। उसकी ठंडी और डरावनी नजरें देखकर जोंग गू के साथी घबरा जाते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। असली झटका जोंग गू को तब लगता है जब रास्ते में उसका साथी उसे ह्योजिन का खोया हुआ जूता दिखाता है। कांपती आवाज में वह कहता है, ये जूता मुझे उस बुढ़े के घर के पास जंगल में मिला था। ये सुनते ही जोंग गू समझ जाता है कि उसकी बेटी अब उस शैतान के निशाने पर आ चुकी है। घर लौटते ही जोंग गू अपनी बेटी ह्योजिन को देखकर सन्न रह जाता है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह अपने ही पिता पर चीखने चिल्लाने लगती है, गालियां देती है और उसका व्यवहार किसी आदमखोर जैसा हो जाता है। रात को जब वह सो जाती है तो जोंग गू उसके कपड़े हटा देखता है कि पूरे शरीर पर बने छाले पहले से कहीं ज्यादा फैल चुके थे और उनमें से खून रिस रहा था। अब उसका सब्र जवाब दे देता है। वह कुल्हाड़ी उठाकर दोबारा उस जापानी बुढ़े के घर पहुंचता है और वहां रखी हर चीज तोड़ना शुरू कर देता है। तभी वह खूंखार शिकारी कुत्ता उस पर हमला कर देता है, लेकिन जोंग गू बिना रहम किए कुल्हाड़ी से उसे मार गिराता है। कुछ ही देर बाद जापानी बुढ़ा सामने आ जाता है। जोंग गू उसकी गर्दन पकड़कर धमकी देता है कि अगर 3 दिन के अंदर उसने गांव नहीं छोड़ा तो उसका भी यही अंजाम होगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस बुढ़े के चेहरे पर डर का नामो निशान तक नहीं था। वह बस चुपचाप जोंग गू को घूरता रहता है, मानो उसके गुस्से का आनंद ले रहा हो। अगले ही दिन जोंग गू के घर के बाहर एक मरा हुआ काला बकरा लटका मिलता है। उधर ह्योजिन की हालत इतनी बिगड़ जाती है कि वह कैंची उठाकर घर वालों पर हमला कर देती है। ये देखकर जोंग गू की सास रोते हुए कहती है कि अब डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएंगे, किसी बड़े तांत्रिक को बुलाना ही होगा। मजबूर होकर जोंग गू मशहूर तांत्रिक इल्ग्वांग को बुलाता है। घर में कदम रखते ही वह समझ जाता है कि मामला बहुत गंभीर है। आंगन में रखा एक बड़ा बर्तन खोलने पर उसके अंदर सड़ा हुआ काला कौवा मिलता है। वह जोंग गू को अलग ले जाकर बताता है कि उसकी बेटी शैतान का फेंका हुआ चारा निगल चुकी है। अब उसे बचाने के सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो उस जापानी बुढ़े को मार दो या फिर उसे एक बेहद खतरनाक डेथ हेक्स अनुष्ठान करने दो, जिससे उस शैतान की रूह तड़प उठेगी। बेटी की जान बचाने के लिए जोंग गू तुरंत उसकी बात मान लेता है। इसके बाद शुरू होता है कहानी का सबसे डरावना मंजर। एक तरफ इल्ग्वांग ढोल नगाड़ों और मंत्रों के बीच अनुष्ठान करता है। वह ह्योजिन के बराबर एक लकड़ी की मूर्ति बनाकर उसमें बड़े बड़े कील ठोकने लगता है। हर कील के साथ दूर जंगल में बैठा जापानी बुढ़ा दर्द से तड़प उठता है। उसकी हड्डियां चटकने लगती हैं और वह जमीन पर गिरकर कराहने लगता है। लेकिन इस अनुष्ठान का असर सिर्फ उस पर नहीं, ह्योजिन पर भी होने लगता है। वह दर्द से चीखती है, उसका
शरीर बुरी तरह मरोड़ खाता है और उसकी आंखों से खून बहने लगता है। अपनी बेटी को इस हालत में देखकर जोंगू खुद को रोक नहीं पाता। वह दौड़कर इलग्वांग को धक्का देता है और अनुष्ठान बीच में ही रुकवा देता है। फिर ह्योजिन को गोद में उठाकर अस्पताल ले जाता है। उसे पता भी नहीं चलता कि अनुष्ठान रुकते ही जापानी बुढ़े की जान बच जाती है। वह लहूलुहान हालत में अपने घर से बाहर निकलता है। तभी उसकी नजर पहाड़ पर खड़ी सफेद कपड़ों वाली रहस्यमयी लड़की पर पड़ती है। उसे देखते ही वह भी डर से कांप उठता है। अस्पताल में बेटी की हालत देखकर जोंगू का भरोसा पूरी तरह टूट जाता है। अब वह अपने दोस्तों और जापानी भाषा जानने वाले प्रीस्ट के साथ उस बुढ़े को हमेशा के लिए खत्म करने निकल पड़ता है। उसके घर पहुंचने पर बुढ़ा नहीं मिलता, लेकिन पीछे एक सड़ा गला आदमी दिखाई देता है जो किसी खूंखार जोंबी जैसा था। वह उन पर टूट पड़ता है। उसके साथी लाठियों और कुल्हाड़ी से हमला करते हैं, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। उल्टा वह पादरी को ही काट लेता है। काफी देर तक संघर्ष चलता है, फिर उसकी हड्डियां अपने आप टूटने लगती हैं और आखिरकार वह वहीं मर जाता है। तभी जोंगू की नजर झाड़ियों के पीछे छिपे जापानी बुढ़े पर पड़ती है। वह उसे देखते ही जंगल की तरफ भागता है और पहाड़ों के बीच जानलेवा पीछा शुरू हो जाता है। आखिरकार वह एक गहरी खाई के किनारे पहुंचकर गायब हो जाता है। जोंगू निराश होकर लौटने लगता है, जबकि बुढ़ा नीचे चट्टान पकड़कर लटका हुआ था। जैसे ही जोंगू अपनी गाड़ी के पास पहुंचता है, बुढ़ा ऊपर से फिसलकर सीधे गाड़ी के सामने आ गिरता है। जोरदार टक्कर में उसकी मौत हो जाती है। पुलिस के डर से जोंगू और उसके दोस्त उसकी लाश खाई में फेंक देते हैं। उन्हें लगता है कि सब खत्म हो गया, क्योंकि अस्पताल लौटते ही ह्योजिन पूरी तरह ठीक हो चुकी थी और मुस्कुराते हुए अपने पिता के गले लग जाती है। लेकिन यह तो सिर्फ तूफान से पहले की शांति थी। जोंगू जब अपनी बेटी को लेकर घर लौटता है, तभी गांव से एक और दिल दहला देने वाली खबर आती है। उसका वही साथी पुलिसकर्मी जिसने उसे ह्योजिन का जूता दिखाया था, अचानक पागल हो जाता है और कुल्हाड़ी से अपने पूरे परिवार का कत्ल कर देता है। वह भी ठीक उसी तरह आंगन में बैठा मिलता है जैसे कहानी का पहला कातिल बैठा था। जापानी बुढ़े की मौत के बाद भी यह खौफनाक सिलसिला खत्म नहीं हुआ। उधर तांत्रिक इलग्वांग को भी लगातार डरावने विजन्स आने लगते हैं। उसे अपने आसपास किसी बहुत बड़ी और काली शक्ति का एहसास होने लगता है। घर आकर वह अपना सारा सामान गाड़ी में रखता है और गांव छोड़ने निकल पड़ता है। लेकिन जैसे ही वह गांव की सीमा पर पहुंचता है, आसमान से हजारों टिड्डियों का झुंड उसकी गाड़ी पर टूट पड़ता है। शीशा पूरी तरह ढक जाता है और उसे आगे कुछ दिखाई नहीं देता। इलग्वांग समझ जाता है कि कोई अनजानी ताकत उसे यहाँ से जाने नहीं देगी। मजबूर होकर वह वापस गांव लौट आता है। वह तुरंत जोंगू को फोन करता है और चीखते हुए कहता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जिस जापानी बुढ़े को उन्होंने मारा, वह शैतान नहीं बल्कि गांव और उसकी बेटी को बचाने की कोशिश कर रहा था। असली शैतान तो सफेद कपड़ों वाली वही रहस्यमयी लड़की है जिसने उन्हें अपने जाल में फंसाकर उससे उस बुढ़े का कत्ल करवाया। ये सुनते ही जोंगू के होश उड़ जाते हैं। वह भागकर बेटी को ढूंढता है, लेकिन ह्योजिन अपने कमरे में नहीं होती। वह बदहवास होकर सुनसान गलियों में उसे पुकारने लगता है। तभी अंधेरे में वही सफेद कपड़ों वाली लड़की उसके सामने आ खड़ी होती है। जोंगू पूछता है कि उसकी बेटी कहाँ है और वह यह सब क्यों कर रही है। लड़की शांत आवाज में कहती है कि घबराओ मत, तुम्हारी बेटी अभी अपने घर पर सुरक्षित है। मैं उस पर ऐसा तंत्र मंत्र कर रही हूँ जिससे वह जापानी शैतान के चंगुल से हमेशा के लिए आजाद हो जाएगी। जोंगू हैरान होकर कहता है कि वह बुढ़ा तो मर चुका है, फिर वह कैसे लौट सकता है। लड़की मुस्कुराकर जवाब देती है कि वह कोई इंसान नहीं बल्कि ऐसा डेमन है जिसे मौत भी नहीं मार सकती। वह अब भी जिंदा है और पूरे गांव को खत्म करना चाहता है। जोंगू तुरंत घर की तरफ दौड़ना चाहता है, लेकिन लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है। उसके स्पर्श से जोंगू को झटका लगता है, क्योंकि उसकी त्वचा इंसानों जैसी नहीं बल्कि ठंडी, धूसर और बेजान थी। वह कहती है, अगर अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहते हो तो मेरी बात मानो। जब तक मुर्गे की बांग 3 बार न सुन लो, तब तक अपने घर की दहलीज पार मत करना। मैंने दरवाजे पर ऐसा जाल बिछाया है जिसमें वह शैतान फंस जाएगा, लेकिन अगर तुम अंदर गए तो वह जाल टूट जाएगा और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जोंगू वहीं रुक जाता है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था कि तभी उसे मुर्गे की पहली बांग सुनाई देती है। इसी बीच कहानी एक और खौफनाक मोड़ लेती है। वह युवा प्रीस्ट जिसे जोम्बी ने काटा था और जो अब ठीक हो चुका था, अपने विजन्स में देखता है कि जापानी बुढ़ा अभी भी जिंदा है और पहाड़ों के नीचे बनी एक अंधेरी गुफा में छिपा हुआ है। बदले की आग में जलता हुआ वह हाथ में हंसिया लेकर गुफा तक पहुंच जाता है। अंदर का नजारा उसकी रूह कंपा देता है। चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही थी, खोपड़ियां और काले जादू का सामान बिखरा पड़ा था, जबकि सामने जापानी बुढ़ा घुटनों के बल बैठा कोई रहस्यमयी मंत्र पढ़ रहा था। प्रीस्ट कांपते हाथों से ऊक तान कर चिल्लाता है, अपनी असलियत बताओ, तुम कौन हो? क्या तुम वही शैतान हो जिससे पूरा गांव डरता है? बुढ़ा धीरे से मुस्कुराता है और कहता है, मैं तो बस तुम्हारी तरह हार्ड मांस का एक मामूली इंसान हूँ। लेकिन प्रीस्ट उसका यकीन नहीं करता। वह कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी आंखें इंसानों जैसी नहीं हैं। तब वह जापानी बुढ़ा अपना पुराना कैमरा उठाता है और शांत आवाज में कहता है, क्या तुमने कभी सोचा है कि किसी भूत के पैर होते हैं या नहीं? पास आओ, मुझे छूकर खुद देख लो कि मेरे पास भी फ्लैश एंड बोन्स हैं। दूसरी तरफ जोंगू अपने घर के बाहर बेबस खड़ा तड़प रहा था। तभी हवा में मुर्गे की दूसरी बांग गूंजती है। उसी वक्त उसका फोन फिर बजता है। इस बार कॉल तांत्रिक इलग्वांग
की थी। वह घबराकर चिल्लाता है, जोंगगू मेरी बात ध्यान से सुनो, उस सफेद कपड़ों वाली लड़की पर बिल्कुल भरोसा मत करना। वह कोई रक्षक नहीं बल्कि इसी गांव की सबसे बड़ी डायन है। वही काला जादू करके लोगों को मार रही है। जापानी बुढ़ा तो तुम्हारी बेटी को बचाने की कोशिश कर रहा था। अगर तुमने उसकी बात मानकर घर में जाने में देर की तो तुम्हारी बेटी तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर देगी। अब जोंगगू एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुका था जहाँ दोनों तरफ मौत खड़ी थी। एक तरफ वह रहस्यमयी लड़की थी जो तीसरी बांग का इंतजार करने को कह रही थी और दूसरी तरफ इलग्वांग जो अभी तुरंत घर के अंदर जाने के लिए कह रहा था। तभी जोंगगू की नजर जमीन पर पड़ती है। लड़की के पीछे उसकी बेटी ह्योजिन का वही हेयर क्लिप पड़ा था जो उसने उसे खुद खरीद कर दिया था। इतना ही नहीं, ध्यान से देखने पर उसे एहसास होता है कि लड़की ने गांव में मारे गए लोगों के कपड़े और सामान पहन रखे थे। उसने उस इन्फेक्टेड औरत का स्वेटर पहना था और पार्क चुन की जैकेट ओढ़ रखी थी। यह देखकर जोंगगू का यकीन और पक्का हो जाता है कि यही लड़की असली कातिल है जो अपने शिकारों की चीजें ट्रॉफी की तरह संभाल कर रखती है। अब उसका सब्र जवाब दे देता है। वह लड़की की मिन्नतों को अनसुना कर देता है और मुर्गे की तीसरी बांग का इंतजार किए बिना ही अपने घर की इस पार कर जाता है। जैसे ही वह अंदर कदम रखता है, दरवाजे पर टंगा वह जादुई पौधा पल भर में मुरझाकर काला पड़ जाता है, मानो घर की आखिरी सुरक्षा भी खत्म हो गई हो। जोंगगू भागकर कमरे का दरवाजा खोलता है, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसकी रूह कांप उठती है। फर्श पर खून की नदियां बह रही थीं। उसकी पत्नी और बूढ़ी माँ की लाशें बेरहिमा से कटी पड़ी थीं, जबकि सामने उसकी मासूम बेटी ह्योजिन हाथ में खून से सना बड़ा चाकू लिए बैठी थी। जोंगगू रोते हुए उसे पुकारता है, लेकिन उसकी आंखों में अब इंसानियत की एक झलक भी नहीं बची थी। वह पूरी तरह उस शैतान के वश में आ चुकी थी और अपने ही पिता को आदमखोर नजरों से घूर रही थी। उधर अंधेरी गुफा में प्रीस्ट के सामने भी असली सच उजागर हो जाता है। जैसे ही जापानी बुढ़ा उसकी एक तस्वीर खींचता है, उसका पूरा शरीर बदलने लगता है। उसके नाखून लंबे और नुकीले हो जाते हैं, त्वचा किसी डरावने जानवर जैसी दिखने लगती है और सिर पर 2 छोटे सींग निकल आते हैं। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल हो उठती हैं। अब साफ हो चुका था कि वही असली डेमन, वही असली शैतान था जिसके बारे में ह्योजिन अपनी नोटबुक में लिखती रही थी। वह मुस्कुराते हुए बाइबल की वही आयत दोहराता है जो कहानी की शुरुआत में सुनाई गई थी, लुक एट माई हैंड्स एंड फीट, टच मी एंड सी। ये सुनते ही प्रीस्ट डर से जड़ हो जाता है। वह समझ जाता है कि अब उसकी मौत तय है, शैतान जीत चुका था। आखिरी सीन में जोंगगू अपने मरे हुए परिवार के बीच लहूलुहान पड़ा आखिरी सांसें गिन रहा था। वह आंसुओं भरी आंखों से अपनी बेटी को देखता है और टूटती आवाज में कहता है, ह्योजिन घबराओ मत, तुम्हारा पापा एक पुलिस वाला है। इतना कहते ही उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। उसी समय बाहर इलग्वांग अपनी गाड़ी से उतरकर घर के अंदर आता है। वह आराम से जोंगगू और उसके मरे हुए परिवार की तस्वीरें खींचने लगता है, लेकिन जब वह तस्वीरों वाला डिब्बा गाड़ी में रखता है तो वह नीचे गिर जाता है और उसके अंदर से वही सारी तस्वीरें बाहर बिखर जाती हैं जो शुरुआत में जापानी बुढ़े के घर में मिली थी। यही सबसे बड़ा सच सामने आता है। कोरियन तांत्रिक इलग्वांग शुरू से ही जापानी शैतान का साथी था। वह कोई रक्षक नहीं बल्कि उसका चेला था जो गाँव वालों को धोखा देकर उन्हें एक एक करके शैतान का शिकार बना रहा था। दूसरी तरफ सफेद कपड़ों वाली रक्षक लड़की अकेली बैठी रो रही थी क्योंकि इंसानों के शक और कमजोर विश्वास ने उसकी सारी कोशिशें नाकाम कर दी थी। और इसी के साथ पूरे गॉक्सोंग गांव पर अंधेरे और मौत का राज कायम हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को